अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है और मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन या कब्ज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 10 और 11 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। सबसे पहले दोस्तों, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, या उसे मनकूला जायदाद भी कहा जाता है। अब ये क्या हो सकती है? ये गाड़ी हो सकती है, ये पैसे हो सकते हैं, ये चेक हो सकता है, या ये आपकी ज्वेलरी भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 10 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 कि वो क्या कहता है और हमें क्या क्या बताता है कि हम अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी का कब्जा कैसे वापस हासिल कर सकते हैं। अ पर्सन एंटाइटल्ड to the possession of specific movable property may recover the same in the manner prescribed by the code of civil procedure। तो दोस्तों, ये क्या कहता है? ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा शख्स जो एंटाइटल्ड है उस स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए। अब वो कौन हो सकता है? जो उस पर टाइटल रखता है, जो उस चीज़ का ऑनर है, वो अपनी प्रॉपर्टी को पोजेशन उसका हासिल कर सकता है उस शख्स से जिसने इलीगली उससे उसका पोजेशन, उसका कब्जा छीन लिया है। वो कैसे वापस हासिल कर सकता है? वो उन मैनर्स के ज़रिए से उस जायदाद का कब्ज़ा वापस हासिल कर सकता है जो मैनर्स कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में बताए गए हैं। मतलब कि आप एक सूट फाइल करेंगे, दफ़ा 10 का दावा दायर करेंगे, सूट फाइल करेंगे कोर्ट में, और वहाँ पे आप अपना प्रूव करेंगे कि जी आप ये इसके ऑनर हैं, ये आपसे बिलोंग करती है, आप इस पे टाइटल रखते हैं, इसने फ्रॉडलेंटली या इलीगली ये आपसे पोजेसन ले लिया है। तो आप अपने जो भी अपने सबूत वगैरह, जैसे भी आप जो भी गवाह वगैरह पेश करेंगे, दस्तावेज़ पेश करेंगे, शहादतें, और इन पर्सन ख़ुद भी आप अपनी बतौर शहादत आप पेश होंगे मुद्दालय। तो उसके बाद ये अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो ये आपका रिकवरी सूट जो है वो डिग्री हो जाएगा और आप अपना पोजेसन वापस हासिल कर सकते हैं। अब ये किन सूरतों में हो सकता है? कौन कौन शख्स ये अपना कब्ज़ा वापस हासिल कर सकता है और कैसे कर सकता है? आइए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले, अ ट्रस्टी मे सू अंडर दिस सेक्शन फॉर द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन विच द पर्सन फॉर होम ही इज ट्रस्टी इज एंटाइटल्ड। अब ये एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? कोई भी ऐसा ट्रस्टी जिसको किसी जायदाद का पोजेशन दे दिया गया है ट्रस्टी के तौर पे, और उस ट्रस्ट का पोजेशन किसी ने इलीगली कब्ज़ा उस पे, उस ट्रस्ट पे कर लिया है, तो वो जो ट्रस्टी है जिसको उस चीज़ का पोजेशन कब्ज़ा दिया गया था, वो भी दफ़ा 10 का दावा दायर करके उसका पोजेशन कोर्ट से वापस हासिल कर सकता है। अब एक्सप्लेनेशन 2 है, वो पढ़ते हैं। अ स्पेशल और टेम्परेरी राइट टू द प्रेजेंट पोजेशन ऑफ इज सफिशिएंट टू सपोर्ट अ सूट अंडर दिस सेक्शन। देखें, कभी कभार कोई स्पेशल राइट होता है, कोई टेम्परेरी राइट भी होता है। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसकी इलस्ट्रेशंस दी गई हैं, हम वो पढ़ते हैं कि वो क्या है और उनमें क्या क्या बताया गया है हमें। अब सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1, ए bequeaths लैंड टू बी फॉर हिज लाइफ विद रिमाइंडर टू सी। ए जो है उसने हिबा बिल वसीयत अपनी जायदाद जो है वो बी के नाम कर दी कि उसकी जब तक बी की ज़िंदगी है ये जायदाद वो बी इस्तेमाल करेगा, उसे इंजॉय करेगा, और विद रिमाइंडर टू सी, और जब बी की डेथ हो जाएगी, बी वफात पा जाएगा, मर जाएगा, तो सी उसको इंजॉय करेगा। ए डाइज, ए जिसने हिबा बिल वसीयत बी के नाम की थी वो फौत हो गया, वो फौतशुद हो गया। बी एंटर्स ऑन द लैंड, जो बी था वो लैंड में गया, अपनी जगह में गया, उसका पोजेशन हासिल किया, बट लेकिन सी जो बी के बाद आना था, विदाउट बीज कंसेंट, बी की मर्जी के बगैर, ऑब्टेन पोजेशन ऑफ टाइटल डीड्स, बी में रिकवर दैम फ्रॉम सी। जो सी है उसने बी की मर्जी के बगैर उस जगह की रजिस्ट्री, उस जगह के टाइटल डीड्स, अब टाइटल डीड्स क्या होते हैं? मलकीती कागजात, मलकीती दस्तावेजात, वो टाइटल डीड्स होते हैं। बी ने जो टाइटल डीड्स थे उसका पोजेशन सी ने पोजेशन उसका बी से ले लिया। अब बी क्या करेगा? बी रिकवर करेगा, सूट फाइल करेगा रिकवरी का, और सी से वो टाइटल डीड्स जो हैं वो वापस ले सकता है। अब इसकी इलस्ट्रेशन बी जो है, अब इसमें कंडीशंस हैं। देखें बी क्या कहता है, पढ़ते हैं। ए प्लेजेस सर्टन ज्वेल्स टू बी टू सिक्योर अ लोन। ए ने अपने जो ज्वेलरी है उसको
आपने दे दिया है, उसमें प्लेज कर दिया है, बिल फर्ज आपने बैंक में प्लेज कर दिया है लोन के लिए, लोन सिक्योर करने के लिए, बी डिस्पोज ऑफ देम बिफोर ही इज़ एंटाइटल्ड टू डू सो। और बी ने जो वक्त आपका तय हुआ था कि आप लोन जो है आप अपना पे नहीं करेंगे, तो ये इसको बी जो है वो उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है आपकी ज्वेल्स को। उसने बी ने टाइम से पहले ही उसको डिस्पोज ऑफ कर दी, सेल कर दी, या वो उसको सेल करना चाहता था, वट एवर, सो जो भी है। तो ए without having paid or tendered the amount of loan sued B for possession of jewels, the suit should be dismissed as A is not entitled to their possession whatever right he may have to secure their safe custody। अब ए क्या करेगा, ए सूट फाइल करेगा पोजेशन का। ए ने सूट फाइल किया पोजेशन का कि जी वो हमारा ये तय हुआ था, मेरा और ए और बी का ये तय हुआ था कि मैंने जी उसको अपने जो ज्वेलरी है वो जमा करवाई थी लोन को सिक्योर करने के लिए, और जो हमारा वक्त तय हुआ था उससे पहले वो उसको डिस्पोज ऑफ करने लगा, लिहाजा जी मुझे जो है इसका पोजेशन दिया जाए। नहीं, इसमें कंडीशन ये है कि ए जो है वो अपनी उस ज्वेलरी का पोजेशन नहीं ले सकता, कोर्ट उसको पोजेशन नहीं देगी। कोर्ट क्या करेगी, ये सिर्फ इसके पास ये इख्तियार है ए के पास कि ये सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए, उसको सेफ जगह पे रखने के लिए या किसी और के पोजेशन में देने के लिए जहाँ पे वो ज्वेल्स सेव हों, उसके लिए दावा कर सकता है। और कोर्ट सिर्फ इस हद तक इसका दावा जो है वो डिग्री करेगी। अब सी इलस्ट्रेशन क्या कहती है, ए रिसीव्स अ लेटर एड्रेस टू हिम बाय बी, बी ने ए ने एक लेटर रिसीव किया जो बी ने उसे एड्रेस किया। बी गेट बैक्स द लेटर विदाउट एज कंसेंट, बी ने जो है वो जो लेटर ए को भेजा था वो ए की कंसेंट, ए की मर्जी के बगैर उस लेटर को वापस ले लिए। ए हैज सच राइट प्रॉपर्टी देयर इन एज एंटाइटल्ड टू हिम, एंटाइटल्स हिम टू रिकवर इट फ्रॉम बी। ए के पास ये इख्तियार है कि वो अपना लेटर सू करके, फाइल करके, दावा करके बी से वापस ले सकता है। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन डी क्या कहती है। ए डिपॉजिट्स बुक्स एंड पेपर्स फॉर सेफ कस्टडी विद बी, बी लूजेज दैम। ए ने बुक्स और पेपर्स जो हैं वो सेफ कस्टडी के लिए बी को दिए, बी ने उनको खो दिया, वो गुम गए, वो गिर गए, और सी जो है वो सी को मिल गए वो पेपर और बुक्स। अब जो बी है वो डिमांड कर रहा है सी से कि वो बुक्स और पेपर्स जो हैं वो मुझे वापस दे दो, लेकिन जो सी है वो उसको रिफ्यूज़ कर रहा है। तो जो बी है वो सी के ख़िलाफ़ दावा दायर करेगा कि जी ये इसका हमें पोजेसन वापस दिया जाए। वो पोजेसन ले सकता है, लेकिन जो उसका सी का राइट है, सब्जेक्ट टू राइट है सी का, कि उसने अपने वो जो बुक्स हैं वो संभाली, या वो उसके लिए रकम भी उससे तलब कर सकता है, जी मैंने आपकी बुक्स संभाली हैं, ये इसने इन बुक्स ने इतनी जगह ले ली मेरी, ये फ़लाँ फ़लाँ, कोई भी कंडीशन हो सकता है ना प्रोपोजिशन के हिसाब से। तो वो पैसे तलब कर सकता है सी उससे बी से, लेकिन बुक्स पे पोजेसन सिर्फ बी का होगा। अब देखते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या है, सेक्शन 11 पढ़ते हैं जी। लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ऑनर टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। कोई भी ऐसा शख्स जो किसी चीज़ पर काबिज है लेकिन वो उस चीज़ का मालिक नहीं है, तो उसे कंपेल किया जा सकता है कि वो जो चीज़ उसके कब्ज़ा में है वो उस पर्सन को, उस शख्स को दे दी जाए जिसका वो जो शख्स उस चीज़ का ऑनर है और उसके पोजेशन में वो होनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज़ नॉट द ऑनर मे बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली टू डिलीवर इट टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू इट्स इमीडिएट पोजेशन। कोई भी ऐसा शख्स जो किसी चीज़ पे, किसी जायदाद पे, मूवेबल प्रॉपर्टी पे पोजेशन रखता है, लेकिन वो उस चीज़ मूवेबल प्रॉपर्टी जायदाद का, मनकूला जायदाद का मालिक नहीं है, तो उसे कंपेल किया जा सकता है कि वो उस प्रॉपर्टी को फ़लाँ शख्स के हवाले करे, उस शख्स के हवाले करे जो इस प्रॉपर्टी का, इस जायदाद का, मनकूला जायदाद का असली मालिक है। और ये किन किन केसेस में हो सकता है। व्हेन, आइए इसके आगे सब सेक्शंस जो हैं वो पढ़ते हैं। व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ डिफेंडेंट। देखें जी, एक सूट फाइल होता है, तो वो ट्रस्टी जो है वो डिफेंडेंट है, और जो प्लेंटिफ है वो, अगर ट्रस्टी एजेंट है तो प्रिंसिपल होगा, ट्रस्टी होगा
तो उसका बेनिफिशरी होगा। बेनिफिशरी सूट फाइल करता है रिकवरी के लिए, कोई भी ट्रस्ट के खिलाफ या ट्रस्टी के खिलाफ सूट फाइल करता है ट्रस्ट को रिकवर करने के लिए, तो वो सूट जो है वो डिग्री हो जाएगा और ट्रस्टी को वो जो है उसका पोजेसन अपने बेनिफिशरी को देना पड़ेगा, और अगर एजेंट के खिलाफ दावा होता है तो फिर एजेंट को प्रिंसिपल को वापस करना पड़ेगा। इसका बी सबसेक्शन बी पढ़ते हैं जी। व्हेन कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द क्लेमेंट एडिक्यूट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ थिंग क्लेम्ड। अब ये क्या कहता है जी, व्हेन कंपनसेशन इन मनी, कंपनसेशन क्या है कि आपने एक चीज़ जो है उसका कब्जा लिया, आपने वो चीज़ जो है वो खो दी, आपसे गुम गई, आपसे ज़ाया हो गई, या आप वो चीज़ जो है वो उसका कब्ज़ा देना चाहते, आप उसे कहते हैं जी ये आपकी चीज़ है, इसके बदले आप मेरे से पैसे ले लें, तो वो ये देखा जाएगा आया कि ये जायदाद है। अब प्रोपोजिशन के हिसाब से है, लोगों के माइंड ऑफ सेट ऑफ माइंड के हिसाब से है, लोग क्या सोचते हैं। अब एक शख्स है, उसकी जायदाद है, अब वो कहता है जी मुझे ये जायदाद चाहिए, मुझे इसके बदले में पैसे नहीं चाहिए, मेरे लिए जायदाद ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारी अपाई जायदाद है, ये मेरे बड़ों की जायदाद है, या बाओजदाद की जायदाद है, मुझे जायदाद ही चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो इस सूरत में उसको जायदाद का ही पोजेसन वापस किया जाएगा, पैसे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि वो उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा, वो जहनी फोकत में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा कि जी मेरी अबावजात की जगह थी वो चली गई है या मैंने पैसे ले लिए। तो इस सूरत में कंपनसेशन इन मनी नहीं लिया जाएगा, उसका पोजेसन ही जगह का वापस दिया जाएगा। अब सी, व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू असरटेन द एक्चुअल डैमेज कॉज बाय इट्स लॉस। अब ये क्या कहता है जी, अब जब आपको असल उसकी मलकियत या उसके मलकियत के बाद उसके नुकसान का अंदाज़ा ना हो, मतलब अगर एक चीज़ आपकी खो गई है या ज़ाया हो जाती है या आपको पोजेसन उसका नहीं मिलता, तो उसके पोजेसन ना मिलने से आपको क्या नुकसान होगा, आप कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करेंगे, आपको आपके ऊपर फैमिली का भी प्रेशर हो सकता है, आपके ऊपर आप डिप्रेशन में भी हो सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपसे बिलोंग करती है और आपके बहुत करीब है और आप उसका पोजेसन वापस लेना चाहते हैं, तो वो आपको फिर उसका पोजेसन ही वापस दिया जाएगा, वो चीज़ ही आपको वापस दी जाएगी, ना कि आपको पैसे दिए जाएंगे। अब डी क्या कहते हैं, व्हेन पोजेसन ऑफ अ थिंग क्लेम्ड हैज़ बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्लेमेंट। अब ये बहुत ज़रूरी है जी, इसे देखते हैं क्या कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका पोजेसन आपसे इलीगली और फ्रॉड के ज़रिए और मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए आपसे उसका कब्ज़ा ले लिया गया है, तो वो चीज़ फिर आपको वापस मिलेगी, फिर आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगी। आप चीज़ का आपको आपकी जो जायदाद है, चीज़ है, मनकूला जायदाद है, उसका फिर आपको कब्ज़ा ही वापस मिल जाएगा। इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं जी। ए प्रोसीडिंग टू यूरोप लीव हिज फर्नीचर इन चार्ज ऑफ बी। ए जो है वो यूरोप चला गया, लीव कर गया अपनी कंट्री को, होम कंट्री को, और वो यूरोप में चला गया है, और जो उसके पास फर्नीचर था वो बी के चार्ज में दे गया, बी को दे दिया एज ए एजेंट ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, उसकी गैर मौजूदगी में। बी विदाउट एज अथॉरिटी, बी ने ए की मर्ज़ी के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर प्लेजेस द फर्नीचर टू सी, जो फर्नीचर उसको दिया गया था उसको प्लेज कर दिया है सी को। एंड सी नोइंग दैट, सी को पता है बी हैड नो राइट टू प्लेज द फर्नीचर, बी के पास कोई इख्तियार नहीं है इस फर्नीचर को प्लेज करवाने का। एडवर्टाइज इट फॉर सेल, और सी ने उसको एडवर्टाइज कर दिया सेल के लिए। सी मे बी कंपेल्ड टू डिलीवर द फर्नीचर टू ए, और सी को कंपेल किया जा सकता है कि जो उसका असल मालिक था जो यूरोप लीव कर गया है, बी को उसका पोजेसन देने के बाद वो उन फर्नीचर का जो है कब्ज़ा वो उसको ए को वापस करे। तो ये जी छोटे छोटे सेक्शन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी कुछ समझ आई होगी। हाँ, इसमें एक है कि इसमें एक एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 11 में। जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 12 उसमें एक एक्सप्लेनेशन है, तो वो मैं थोड़ी सी आपको कोड कर देता हूँ कि जब भी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है,
तो उसमें कोर्ट शैल presume that compensation in money is not an adequate relief for the claimant, but when the property is movable, court can presume that the compensation money is enough for or adequate relief for claimant। अब इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी गैर मनकूला जायदाद है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है, आपका दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, तो अगर उसका पोजेसन किसी ने आपसे ले लिया है ना, तो उसके लिए फिर आपको मनी जो है कोर्ट ये प्रज्यूम करेगी, कोर्ट का ये इख्तियार है, कोर्ट कहेगी जी इसके लिए ये जायदाद ही क्लेमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, कंपनसेशन काफ़ी रिलीफ नहीं है, मनी जो है पैसे जो हैं उसके लिए काफ़ी रिलीफ नहीं है। लेकिन अगर गैर मनकूला जायदाद होगी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए कोर्ट कह सकती है कि जी जो उसके सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस हैं वो देखे जाएंगे और कह सकती है कि जी जो कंपनसेशन इन मनी है वो काफ़ी हो सकती है। अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये भी है कि कोई भी मनकूला जायदाद कि अगर किसी के कब्ज़ा में है तो वो जिसके कब्ज़ा में है उसी की मलकियत समझा जाएगा, ता वक्त कि जब तक उसको ये साबित ना कर दिया जाए कि ये इलीगली डिटेन किया गया है, इसका पोजेसन फ्रॉडुलेंटली जो है वो डिटेन किया गया है, या ये बंदा ऑनर है नहीं, तो जब तक इस बात को साबित नहीं किया जाएगा तो जिसके पोजेसन में वो है ये वही उस जायदाद का मालिक तस्वुर किया जाएगा। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। उम्मीद करता हूँ जी आज आपको कुछ समझ आया होगा, और मैं आगे भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो मैंने शुरू किया है सीरीज़, ये मैं यही करता रहूँगा, और इंशाल्लाह आप मेरा साथ दें तो हम आगे भी इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो एंड पे अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट